हाय, गुड मॉर्निंग। कैंसर होता क्यों है और क्या इसके अगेंस्ट में कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये एक मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है। अब आप देखिए, हमारा जो बॉडी है ये सेल्स के थ्रू बना है। बहुत सारी सेल्स हैं हमारे पूरे शरीर में। अब इस सेल के एक स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल एक्चुअली छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम है सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करने का। और जब इस माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग में कोई भी चेंज आता है तो जो नॉर्मल सेल है वो ही कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये नॉर्मल सेल थी और अब ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुकी। अब ये क्यों होती है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन एक बार को जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो एक तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। नॉर्मल सेल की तो एक लाइफ होती है, लेकिन इसकी लाइफ जो है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ही करती रहती है और इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, यानी कि ग्लूकोज की। दैट इज नंबर वन। दूसरी बात, ये सेल मूव कर सकती है, यानी कि बॉडी के किसी पार्ट में भी ये जा सकती है। अब किस पार्ट में जाती है, दैट डिपेंड्स अपॉन के बॉडी के किस पार्ट में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंसर शुरू में तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में था और अभी किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन में वो पहुंच गया। उसका रीजन यही है कि जहाँ पे बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो प्रोलिफरेट कर सके, तो वो वहाँ पे पहुँच के कैंसर सेल वहाँ पे भी कैंसर को फैला देती है। और जो पहला पॉइंट मैंने आपसे बताया कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है कैंसर सेल की। अब जब हम ये सब बातें करेंगे तो कोई भी इस मामले में इंटरेस्टेड होगा कि आफ्टर ऑल ये जो नॉर्मल सेल है ये कैंसर सेल में क्यों कन्वर्ट होती है। ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कुछ न कुछ तो है, लेकिन कई बार ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। आज हम कोशिश करेंगे इसको इस क्लटर को थोड़ा सा हटाने की, कि किस कारण की वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है। तो पहला जो कारण है जो बिल्कुल ही एस्टेब्लिश्ड है साइंटिफिकली, वो है स्मोकिंग का। लेकिन स्मोकिंग के बारे में जब लोग बात करेंगे तो लंग कैंसर की बात करेंगे। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर तो होता ही है और पैनक्रियाटिक कैंसर भी होता है। वो डेंजरस है, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरा जो फैक्टर है वो है क्रॉनिक ड्रिंकिंग का, यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप ड्रिंकिंग ही करते रहो तो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और कैंसर के लिए आपको प्रोन करता है। अब तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है एक्चुअली ओबेसिटी का। तो आप कहेंगे कि जो ओबेसिटी है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैंसर के लिए, नहीं। लेकिन वो सारे फैक्टर जो ओबेसिटी को कॉज करते हैं, वो सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर करने के लिए। अब इसमें ये कौन कौन से फैक्टर हैं, अब सीधी सी बात है, हायर इंसुलिन लेवल। अब हायर इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो हायर ग्लूकोज लेवल के साथ एसोसिएटेड रहता है। और कहाँ पे मिलेगा ये, जो लोग बार बार खाएंगे, जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जिन लोगों के फूड में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी, ऑल दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से इंसुलिन अच्छा खासा रहता है, वो एक अच्छा खासा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है कैंसर को इनवाइट करने के लिए। तो जब हम इन कारण की बात करेंगे तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं। तो एक हायर इंसुलिन लेवल तो एक बात होगी, एक फैक्टर हो गया जो आपको कंट्रोल में रखना है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट। ये बिल्कुल भी एस्टेब्लिश्ड नहीं है कि सैचुरेटेड फैट की वजह से कैंसर होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग फिर भी बात करते हैं। जनरली ओबेसिटी से रिलेटेड जब भी कोई बात करेगा तो वो आपको कहेगा कि भाई जो सैचुरेटेड फैट है वो आप कम से कम कीजिए और अनसैचुरेटेड फैट आप बढ़ाइए। लेकिन जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है कैंसर के साथ, स्पेशली मैं सैचुरेटेड फैट की बात कर रहा हूँ।
अब मैं बात करता हूँ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की। ओमेगा 3 आप देखो, आपको वॉलनट में मिलेगा, फ्लैक्सीड में मिलेगा, फिश में मिलेगा, जनरली लोग अवेयर हैं। ओमेगा 3 एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है और ये कैंसर के प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा। ओमेगा 6 प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। तो नेचुरली ये कैंसर के लिए एक फेवरेबल फैक्टर रहने वाला है। अब इसमें आप करें क्या, जो अगर ओमेगा 6 की ही बात करते हैं तो फिर हम एडिबल ऑयल्स पे भी आ जाते हैं। और एडिबल ऑयल की जब आप बात करेंगे तो कौन कौन से एडिबल ऑयल आपको प्रीफर्ड है, तो जो प्रीफर्ड है वो तो सिंपल है, आपको एवोकाडो है या ऑलिव ऑयल है, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली प्रीफर्ड है। इसके अलावा बाकी ऑयल्स भी हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है। लेकिन अगर आप देखो कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल या सोया ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्रीफर्ड नहीं है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ट्रांस फैट की बात जब आप करते हैं, यानी कि आप ट्रांस फैट की जब आप बात करेंगे तो रिफाइंड फूड की, प्रोसेस्ड फूड की, ये सब बातें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आप मैकडोनल्ड जाएंगे, KFC जाएंगे, वहाँ पे चिप्स फ्राई खाएंगे, प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड, मैदा, all these factors along with the oils which we have mentioned plus the burning effect, burning or frying effect you can call it, तो उसमें ट्रांस फैट का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली खाने में बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जब आप इस तरह के उसमें जाते हैं तो प्रोसेसिंग के टाइम पे एक केमिकल है जिसका नाम है एक्रिलामाइड, ये भी प्रोड्यूस होता है। इनिशियली नहीं था, ना ऑयल में था, ना किसी मैदा में था, या फिर जो किसी ऑयल में भी था, इट वाज नॉट देयर इनिशियली। बट जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो ये केमिकल वहाँ पे डेफिनेटली प्रोड्यूस होता है और ये एक डेफिनेट कार्सिनोजन है। तो प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड को तो आपने बहुत कम से कम ही एक्चुअली, जब तक आप उससे बच सकें तब तक ही अच्छा है, दैट इज़ गुड। अच्छा, इसके अलावा एक जो फैक्टर आ जाते हैं अब, वो आते हैं वेजिटेबल फाइबर्स के और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल फाइबर्स जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग खाते हैं, तो इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट सब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर के अगेंस्ट में। अब आजकल क्या सिनेरियो हो गया कि जो वेजिटेबल फाइबर जो नेचुरल फॉर्म में है वो तो एक है जो आप वेजिटेबल से लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जब आप देखो प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड, उसमें भी लोग सिंथेटिक फाइबर, जैसे कॉर्न फाइबर आता है, सिंथेटिक है वो, तो इनको फंक्शनल फाइबर बोलते हैं। इनका एडिशन करके और जो उसका जो लेबल है उस पर लिख देते हैं कि फाइबर कंटेंट तो अच्छा खासा है। ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं या फंक्शनल फाइबर हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो शुगर लेवल को एलिवेट नहीं करते, लेकिन साथ में उनका कोई एंटी कैंसर रोल भी नहीं है। अब ये बात आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि सिंथेटिक फाइबर का क्या रोल है। अब मैं बात करूंगा एंटीऑक्सीडेंट्स की, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विटामिन ए ले लीजिए, मैं बीटा कैरोटीन की बात कर रहा हूँ, विटामिन सी ले लीजिए, विटामिन ई ले लीजिए, या और कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ले लीजिए। जब आप इनको नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो दे ऑल वर्क ब्यूटिफुली। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और ये एंटी कैंसरस होते हैं, अब बड़ा अच्छा रोल ये प्ले करते हैं। लेकिन अब कैरोटीन की अगर आप बात करें तो वो आपको सिंथेटिक में मिल जाएगा, जैसे पोल्ट्री फीड में जो लोग अंडा खाते हैं उनको पता है कि एग योक का क्या कलर होता है। अगर उसके पोल्ट्री फीड में आप बीटा कैरोटीन यूज़ करते हैं सिंथेटिक वाला, तो क्या करता है वो उसमें कलर ऐड करता है, येलो येलो एग योक, बट एक्चुअली इससे बहुत कलर तो चेंज हो जाता है, अदरवाइज उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बॉडी को बहुत कम रहती है। तो बीटा कैरोटीन अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन सिर्फ नेचुरल फॉर्म में। एंड द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई फॉर विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड ऑल दोज एंटीऑक्सीडेंट जो आप किसी भी वीडियो में या गूगल पे करके देख सकते हैं।
अब एक बहुत बड़ा एक्चुअली जो टॉप मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप जानें, वो है मिलेटोनिन। अब मिलेटोनिन आपकी स्किन में बनता है, एज सिंपल एज दैट। और कैसे बनता है? जब आप सन एक्सपोजर लेते हैं तो दो तरह की रेज आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। एक तो यूवी रेज होगी जो विटामिन डी बनाती हैं, दूसरी होगी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक्चुअली अगर आप कपड़े पहने हुए भी हैं तो भी वो पेनिट्रेट कर जाएंगी और आपकी स्किन में जाएंगी। इंफ्रारेड मेलेटोनिन प्रोडक्शन करती हैं आपके बॉडी के अंदर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जो यूवी रेज हैं वो एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी का अच्छा खासा एंटी कैंसर रोल है, मेलेटोनिन की तरह ही। और अगर आप सन एक्सपोजर लें, अब मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अगर आप सन एक्सपोजर लेते हैं और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि मेलेटोनिन अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। अब जितने भी मेल्स हैं आप देखें, जैसे ही वो 45 प्लस एज में पहुंचते हैं सबकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। लेकिन अगर आप मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो कि इंफ्रारेड रेज के थ्रू, सन एक्सपोजर के थ्रू हो रहा है, तो वो आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में अच्छा खासा सक्सेसफुल है। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर वो सब चेंजेस आते हैं, एक प्लेसिबो प्लेजर फीलिंग आती है जो आपको कैंसर से बचाती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शुगर रेगुलेशन में हेल्प करती है, एज सिंपल एज दैट। आप रेगुलर बेसिस पे वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक आप वन मील आप स्किप कर सकते हैं, या फिर रेगुलरली आप फॉलो कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। ये आपके शुगर लेवल को जब डाउन करता है, तो मैं अभी सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको कैंसर से प्रिवेंशन में हेल्प करता है और डेफिनेट हेल्प करता है। इसका ट्रीटमेंट में भी एक्चुअली एक रोल है, बट चूंकि ये वीडियो तो प्रिवेंटिव रोल्स के लिए है, तो आप देखोगे कि ये आपको कैंसर से बचाने में बहुत हेल्प करता है। तो हमने, अगर हम समराइज करना चाहें तो हम क्या करें? एक्सरसाइज, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो भी आप करना चाहें, और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हमने बताए नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फाइबर, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके अलावा हमने बात की किसकी? ओमेगा 3 की बात की। और इसके अलावा हमने बात की एक्चुअली ऑलिव ऑयल की, एवोकाडो ऑयल की, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टॉक टुडे। और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ओवरऑल एक ऐसा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला आपको मिल जाएगा जो आपको कैंसर से एक्सपोजर होने में बचाएगा, एंड विच इज़ ए वेरी बिग थिंग। अदरवाइज आजकल क्या होने लगा, बिकॉज ऐसे बहुत से कारण हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं अभी कैंसर के बारे में, कि somebody was really good in health and otherwise, and suddenly you find out that he has been diagnosed with cancer. तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, रेस्ट एश्योर्ड। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिनिमम प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड, मिनिमम प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सब प्रिकॉशंस लोगे तो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आप कैंसर से बचे रहेंगे। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर एनी अदर डिटेल। With this knowledge, it is going to be helpful to you. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.